गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष झालानी और हेलो एल्केन हेलो एरीन का वीडियो नंबर 17 है, जिसमें अपन पढ़ रहे थे हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में सेकंड टाइप रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो पिछला वीडियो था उसमें अपन ने विलोपन अभिक्रिया तक का पूरा कंप्लीट कर लिया था। विलोपन अभिक्रियाएँ हेलो एल्केन्स की, जिसमें अपन ने सेटजेफ और हॉफमान का रूल पढ़ा था। और हेलो एरीन की जो फर्स्ट टाइप रिएक्शन थी उसमें थी धातुओं के साथ अभिक्रिया, जो कि अपन ने हेलो एल्केन के साथ ही अपना पूरा कंप्लीट वो भी हो गया था। तो इसमें अब सेकंड टाइप रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। चूँकि हेलो एरीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा। अब इसकी जो क्रियाशीलता है हालांकि बेंजीन की तुलना में कम होगी, वो क्यों होगी और कैसे होगी, तो उसका अपन पूरा डिटेल इसी में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। तो देखिए, अपन बात करते हैं सबसे पहले हेलो एरीन की। तो उसके स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है हेलो एरीन की। और यहाँ पर हैलोजन के पास लोन पेयर हैं और ये इसके जो लोन पेयर होते हैं वो इस वलय के साथ क्या रहते हैं, अणुनाद में रहते हैं। अब यदि अपन बात करें इसकी क्रियाशीलता और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस मतलब निर्देशात्मक प्रभाव की, तो हेलो एरीन की जो क्रियाशीलता है या जो रिएक्टिविटी है वो इस हैलोजन समूह के -I प्रभाव के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। -I प्रभाव के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है। और यदि अपन बात करें इसके डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या निर्देशात्मक प्रभाव की या निर्देशी प्रभाव की, या यूँ कहें तो दिशात्मक प्रभाव की यदि अपन बात करें, तो वो इसके +R इफेक्ट के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। तो +R यदि ग्रुप है तो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो भी +R या +S समूह होते हैं वो ऑर्थो व पैरा निर्देशी होते हैं। वो क्या होंगे अपने, ऑर्थो व पैरा निर्देशी। तो यहाँ पर अपन बात करें कि इसके +R ग्रुप के आधार पर ये होगा ऑर्थो व पैरा निर्देशी। मतलब आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा वो इसकी ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। और यदि अपन -I प्रभाव की बात करें क्रियाशीलता के रेस्पेक्ट में, तो देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है वो वहाँ पर अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो, ज़्यादा हो। चूँकि हैलोजन में इस हैलो समूह का -I प्रभाव है, -I प्रभाव के कारण ये वलय से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। अर्थात हेलो एरीन की जो क्रियाशीलता होगी उसको घटाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये सक्रियणकारी है या विसक्रियणकारी? भाई ये ग्रुप होगा विसक्रियणकारी। यदि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन वलय को देता तब तो ये कहलाता सक्रियणकारी या एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब रिएक्टिविटी को बढ़ाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया की या रिएक्शन के प्रति। चूँकि ये -I प्रभाव शो कर रहा है अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी कम होगी तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या विसक्रियणकारी समूह। किसके आधार पर, इसके -I प्रभाव के आधार पर। तो हेलो एरीन में हैलोजन के -I प्रभाव के कारण ये जो समूह होता है वो विसक्रियणकारी होता है। ये लीजिए, विसक्रियणकारी मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति उसको घटा देगा। और इसी कारण से यदि अपन बात करें बेंजीन की तुलना करें अपन हेलो एरीन से, तो इन दोनों में जो क्रियाशीलता होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति वो होगी अपने बेंजीन में ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि बेंजीन पर ऐसा कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसकी वलय से क्या करे, कम करे। तो बेंजीन की जो रिएक्टिविटी होगी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो क्या होगी, ज़्यादा होगी हेलो एरीन की तुलना में। तो अब देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले कि ये तो अपने हो गया रिएक्टिविटी का, भाई -I प्रभाव के कारण ये विसक्रियणकारी समूह होता है। अब सेकंड जो इसका टॉपिक है वो है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस मतलब निर्देशात्मक प्रभाव। तो वो अपन डिसाइड किसके द्वारा करेंगे, +R प्रभाव के द्वारा। और +R प्रभाव के द्वारा वो होता है ऑर्थो व पैरा निर्देशी। अब वो कैसे होता है वो अपन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे। इसको देखो ढंग से पढ़ना, क्योंकि इसी के साथ अपनी जो NCERT बुक या जो 12th की जो बुक है उसमें जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी वो इसी के साथ मैं समझा दूंगा।
तो साथ के साथ अपने जो 3-4 लेसन्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी है वो भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से है इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या इसका +R प्रभाव। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यदि अपन बात करें हैलोएरीन की अणुनादी संरचनाओं की, तो देखिए हैलोएरीन की अणुनादी संरचनाओं को समझने के लिए अपने को एक बात, किसी भी कंपाउंड की, जरूरी नहीं हैलोएरीन ही हो, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो अपने को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अब वो विशेष शर्तें या कंडीशंस क्या हैं, तो देखिए जब भी किसी कंपाउंड में, पहली कंडीशन इसको ढंग से याद रख लेना भैया, हर जहाँ पर भी एरोमेटिक कंपाउंड है और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो वहाँ पर ये कंडीशंस यदि फॉलो होगी तभी अनुनाद होगा या रेजोनेंस होगा या उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है कि व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर, यदि ऐसा है तो अनुनाद होगा, रेजोनेंस होगा उस कंपाउंड में। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन है व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज, ऐसी स्थिति है तो भी क्या होगा, अनुनाद होगा। तीसरी कंडीशन व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज, यदि ऐसा है तो भी क्या होगा, अनुनाद होगा। फोर्थ कंडीशन या अपनी बुक के अकॉर्डिंग ये लास्ट कंडीशन हो जाएगी व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर देखो जेड लिख देता हूँ, जेड की जगह पर कोई भी समूह हो सकता है। इस वाली कंडीशन में कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी हो सकता है और हेलोजन भी हो सकता है। सॉरी हेलोजन नहीं होगा यहाँ पे, हेलोजन तो एकल संयोजी होता है, ये लीजिए। लेकिन इन जेड की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है ना, हेलोजन, OH समूह, ठीक है ना, ऐसे ग्रुप हो सकते हैं। अब देखिए यदि अपन बात करें इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो यदि ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो लोन पेयर होंगे वो हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। ये लीजिए इस प्रकार से, ये लोन पेयर है मतलब नेगेटिव चार्ज है, ये भी किस तरफ मूव करेगा, डबल बॉन्ड की ओर मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेगा इस तरीके से। और ये दो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, कॉन्जुगेशन में है एक दूसरे के, तो ये डबल बॉन्ड उस तरफ मूव करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी या कोई डायरेक्टिव फोर्स वहाँ पर कार्य कर रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जेड समूह की ज़्यादा है तो जो बंद डबल बॉन्ड है, बंद के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरफ मूव करेंगे। इस प्रकार से अनुनाद होगा। तो अनुनाद संरचना बनाने के लिए इन चार में से किसी एक कंडीशन का होना आवश्यक है। यदि कंपाउंड में है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और यदि नहीं है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का निर्माण संभव नहीं है। ये भी प्लेनर होनी चाहिए स्ट्रक्चर, तभी ऐसा होगा। अब देखिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि अपने को अनुनादी संरचना बनाना सीखना है तो इसका अपने को ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है ना, तो ले लिया होगा देखो आपने। अब बात करते हैं अपन हैलोएरीन की अनुनादी संरचनाओं की और उसके निर्देशात्मक प्रभाव की। देखिए यहाँ पर इन चार जो कंडीशंस अपन ने लिखवाई थी अभी, उनमें से एक कंडीशन है कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है लॉन पेयर के साथ में, तो लॉन पेयर किस तरफ जाएगा, डबल बॉन्ड की ओर जाएगा। तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को है वो अपन डबल हेडेड एरो के द्वारा दर्शाएंगे, द्विशीर्ष तीर के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इस प्रकार से संरचना बनेगी। अब देखिए किस प्रकार से मूव करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र इस प्रकार से होगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाकी के बॉन्ड एज इट इज़ अपन बना देंगे इस प्रकार से। अब जो सेकंड कंडीशन है वो ये है, देखो सेकंड कंडीशन जो है नेगेटिव चार्ज एकांतर क्रम में है डबल बॉन्ड के साथ। तो अभी मैंने जो चार कंडीशंस लिखवाई थी यहाँ पर, उन्हीं में ये फॉलो हो रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर में है।
तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, अनुनाद होगा और नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा। तो इससे देखिए कौन सी संरचना बनेगी, तो इससे इस प्रकार की संरचना का निर्माण होगा। जो पहले से बनी हुई है पहले उसको बना देंगे, यहाँ पे नई बन गई है स्ट्रक्चर, ये पहले से बनी हुई है, और यहाँ पे अपने क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज को अपन इस प्रकार से लिख देंगे ये लोग। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ एकांतर क्रम में है, तो ये लीजिए, ये यहाँ से यहाँ, तो ये मूव कर जाएंगे इस वाले कार्बन पर। तो इससे देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी नेक्स्ट, तो इससे संरचना बनेगी अपने ये वाली। ये लीजिए, जो पहले से बनी हुई है पहले उसको बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ एकांतर क्रम में है, तो ये वापस इस तरफ, जहाँ तक स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होगी तब तक अनुनाद होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो इस प्रकार से ये वाली स्ट्रक्चर अपने पास प्राप्त हो जाएगी। ये लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये लीजिए, अब वापस से अब अनुनाद होता है तो वापस से ये वाली स्ट्रक्चर ही प्राप्त होगी। तो ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हैलोएरिन की अनुनादी संरचनाएं। और उससे देखो इन संरचनाओं को देखने से ये भी प्रूव हो रहा है, मैं पहले लिख दूँ, अनुनादी संरचनाएं कि हैलोएरिन में आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इन संरचनाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, देखिए ये भी ऑर्थो है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तुलनात्मक रूप से मेटा स्थिति की तुलना में क्या है, अधिक है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। और इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ अधिक होगा? ऑर्थो व पैरा पर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैलोएरिन में कहाँ पे होगी? ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर। तो ये तो हो गया अपना। अतः उपरोक्त अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि हैलोएरिन में आक्रमण करने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह इसकी बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है। आक्रमण करता है या जुड़ता है, एक ही बात है। अर्थात हैलोएरिन में हैलोजन समूह, हैलोएरिन में हैलोजन समूह ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है। ये लीजिए, स्पष्ट होता है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय, हैलोएरिन की बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर उड़ेगा। तो इस आधार पर हैलोएरिन में ये हैलोजन समूह जो होता है वो ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है, ठीक है ना। इसको अपन संक्षिप्त रूप में या सार के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए समझने के लिए मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ, लीजिए।
ये हेलो एरीन है, ये लीजिए। तो इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, मतलब इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। ये लीजिए, ये हो गया हेलो एरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उतार लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। अब देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे देखिए। हाँ, एक थोड़ा सा और बता दूं मैं इसी के साथ में, कि जैसे उसमें मैंने लिखवाया था कि इस मतलब इस टॉपिक के आधार पे अपन फिनॉल, ये होमवर्क भी हो जाएगा स्टूडेंट्स का जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। फिनॉल की अनुनादी संरचना इसी प्रकार से बनेगी, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इसी प्रकार एनिलीन, इनकी अनुनादी संरचनाएं भी इसी प्रकार से बनेगी। इसी प्रकार एल्किल बेंजीन, एल्किल एरिल ईथर जो है उसकी अनुनादी संरचना भी इस प्रकार से ही बनेगी। केवल अपने को X के स्थान पर एक बार OH लिखना है, एक बार NH2 लिखना है, एक बार OR लिखना है। OR मतलब R मतलब CH3C2H5 कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अपन इन तीनों की अनुनादी, मतलब एक तो हेलो बेंजीन या हेलो एरीन की हो गई, एक फिनॉल की हो गई, एक एनिलीन की हो गई और एक अपने हैं एल्किल एरिल ईथर, इन चारों की अनुनादी संरचनाएं इस टॉपिक में पूरी हो गई है। आप घर पे आराम से इन चारों की अनुनादी संरचनाएं बनाना, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मेल आईडी दे रखी है, व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, उस पर आप इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हो। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि हेलो एरीन की क्रियाशीलता हेलो एरीन की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बेंजीन की तुलना में कम होती है। समझाइए। ये एक प्रश्न बनता है कि हेलो एरीन की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बेंजीन की तुलना में कम होती है, ऐसा क्यों है? तो उसका देखो कारण मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, लेकिन देखिए इसका कारण क्या है। तो इसमें देखो बेंजीन की संरचना इस प्रकार से होती है और हेलो एरीन की संरचना इस प्रकार से होती है। अब हेलो एरीन में ये जो हेलोजन समूह होता है वो -I प्रभाव शो करता है, -I प्रभाव, और इनकी जो क्रियाशीलता है वो I प्रभाव के द्वारा ही एक्सप्लेन होती है। तो इसमें हेलोजन समूह के -I प्रभाव, ठीक है ना, के कारण, प्रभाव के कारण ये क्या कर देगा, इस हेलो एरीन को विसक्रियणकारी मतलब डीएक्टिवेट कर देगा इस अभिक्रिया के प्रति। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देगा बेंजीन वाले पर, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेगा, जबकि बेंजीन में ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। अतः बेंजीन की जो क्रियाशीलता होती है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसकी तुलना में? हेलो एरीन की तुलना में। तो ये अपने हो गया भाई, हेलो एरीन की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बेंजीन की तुलना में कम क्यों होती है? क्योंकि हेलोजन समूह के -I प्रभाव के कारण ये क्या करता है, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। तो उसको स्टेटमेंट वाइज में लिख देता हूँ, एक बार इसको उतार लीजिए आप। देखिए उतार लिया होगा आपने। तो अब इसमें होगा हेलो एरीन में हेलोजन समूह -I
प्रभाव के कारण यह समूह बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बेंजीन की तुलना में कम कर देता है। अतः हैलोएरीन की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं ARSE, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बेंजीन की तुलना में कम होती है या कम हो जाती है। ये लीजिए, तो ये प्रश्न हो गया कि हैलोएरीन की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बेंजीन की तुलना में कम क्यों होती है। तो उसका कारण क्या है कि हैलोएरीन में हैलोजन समूह के -I प्रभाव के कारण यह समूह बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बेंजीन की तुलना में कम कर देता है। अतः हैलोएरीन की क्रियाशीलता एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बेंजीन की तुलना में कम हो जाती है। ये अपने हो गया आते हैं। अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। तो देखिए इसको ढंग से समझना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं वो फिनॉल में भी हैं, वो एनिलीन में भी हैं, वो अपने एल्किल एरिल ईथर में भी हैं। तो सब में एक ही प्रकार की रिएक्शंस है। जैसे नाइट्रीकरण आया तो NO2 समूह जुड़ेगा उस वलय पर, हैलोजनीकरण आया तो हैलोजन जुड़ेगी, सल्फोनीकरण आया तो SO3 समूह जुड़ेगा। ऐसे ही अपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिलीकरण आए तो वहाँ पर CH3 एल्किलीकरण में उसमें COCH3 समूह जुड़ेंगे। तो ये अपने को पता होना चाहिए। बस अपने को क्या है, जो ऊपर X है वो प्रत्येक लेसन के अनुसार वो चेंज होता चला जाएगा। जैसे फिनॉल है तो X के स्थान पे OH है, OH आ जाएगा। यदि एनिलीन की बात करेंगे तो X के स्थान पे NH2 आ जाएगा। और यदि अपन एल्किल एरिल बेंजीन की बात करेंगे तो X के स्थान पे OR समूह आ जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इस लेसन के साथ साथ में अपने जो 4 आगे टॉपिक हैं उनमें भी साथ के साथ ही कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यदि अपन बात करें तो ये 4 प्रकार की हैं। सबसे पहला है अपने हैलोजनीकरण, ये लीजिए। सेकेंड टाइप रिएक्शन है अपने नाइट्रीकरण, ये लीजिए। थर्ड टाइप रिएक्शन है अपने सल्फोनीकरण, ये लीजिए। और फोर्थ टाइप अपने रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसको शॉर्ट में अपन FC रिएक्शन भी कह देते हैं। ये लीजिए, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं हैलोजिनेशन, इसको अपन कहते हैं नाइट्रेशन, इसको अपन कहते हैं सल्फोनेशन। ये लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले देखो एक जनरल जो रिएक्शन है वो अपन पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यदि अपन बेंजीन की बात करें तो इस प्रकार से ये बेंजीन वलय है और इसमें एक अभिकर्मक ENU जिसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्ट होंगे। वो या तो सामान्य परिस्थिति में या किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्या करेगा, कैटलिस्ट है या इसको अपन कह सकते हैं लुईस एसिड की प्रेजेंस में क्या करेगा, टूटेगा और यहाँ पर बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा, वहाँ पर एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर के न्यूक्लियोफाइल का करके क्या बना लेगा, HNU का निर्माण कर लेगा। ये एक जनरल रिएक्शन है, इस प्रकार से होता है। ये बेंजीन वलय में है। यदि मान लीजिए यहाँ पर अपन ने कोई हैलोजन समूह जोड़ दिया, तो हैलोजन समूह जोड़ दिया या कोई भी समूह जोड़ दिया X, मान लीजिए यहाँ पर अपन लिख देते हैं Z। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो इसकी कौन सी स्थिति पर उड़ेगा, इसका निर्धारण ये Z समूह करेगा।
और उसे जेड समूह का निर्देशात्मक प्रभाव कहते हैं। तो इस आधार पर यदि अपन हेलोएरिन की बात करें तो यहाँ पर हेलोएरिन जो होता है वो ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है, अर्थात आने वाला इलेक्ट्रॉन इसने ही इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखिए जेड लिख देता हूँ तो मैं, और इलेक्ट्रॉन स्नेह को या तो यहाँ जोड़ेंगे या इसका दूसरी संभावना क्या रहेगी, यहाँ पर इस प्रकार से या तो ऑर्थो स्थिति पर या पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा। और उनमें से मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला होगा, क्योंकि इसमें क्या स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम होगा और इसकी जो सिमेट्री होती है वो हाई होती है, उच्च होती है। इस कारण से पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो होगा अपने जनरली मेजर प्रोडक्ट वही प्राप्त होगा। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की एक जनरल कंडीशन, भाई इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अब अपन बात करते हैं पर्टिकुलर किसमें, हेलोएरिन में किस प्रकार से ये होती है। तो देखिए सबसे पहली रिएक्शन है अपने हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में मान लीजिए अपन ने क्लोरीन लिया है तो उसको अपन बोलेंगे क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण। तो देखिए सबसे पहली है फर्स्ट रिएक्शन है इसमें हेलोजनीकरण। ये लीजिए सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पर हेलोबेंजीन, क्योंकि इसी की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। ये लीजिए इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं यहाँ पर X2 के साथ में, ये लीजिए, और X2 की प्रेजेंस में, क्योंकि X2 जो होता है वो ऐसे तो टूटेगा नहीं, तो उसके लिए अपन एक लुईस अम्ल लेंगे और वो होगा निर्जल AlX3। अगर अपन ने यहाँ Cl लिया है तो यहाँ Cl3 आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ पे क्लोरीन का ही करवा रहे हैं तो यहाँ पे अपन इसके अकॉर्डिंग अपन Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पे Cl ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने Cl3, ये लीजिए, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में ये Cl बंद टूटेगा और Cl प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में इस बेंजीन वाले पे अटैक करेगा। तो इस प्रकार से देखिए कंपाउंड बन जाएगा Cl, ठीक है ना। अब या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या फिर पैरा पर। और मेजर की बात करें तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये पैरा वाला होगा, ठीक है ना। और नामकरण की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। और इसकी अपन बात करें तो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम हो गया। अब ये बनता कैसे, देखो थोड़ा सा मैं हिंट बता दूं, क्योंकि अपने हालांकि 12th में तो इतना नहीं पूछेंगे, 12th में केवल हेलोजनीकरण अभिक्रिया आएगी, आप आसानी से लिख सकते हो, इतना ही प्रश्न आएगा। लेकिन अब यदि बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे हेलोजनीकरण है या क्लोरीनीकरण है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, Cl+ होगा। अब ये बनता कैसे है, देखो वो एक नॉलेज पर्पज से आप सीख लेना कि इसमें देखो Cl और Cl बंद हैं, दोनों की विद्युत ऋणताएं समान है, बंद टूटेगा नहीं। तो इसके लिए अपन क्या लेंगे, निर्जल AlCl3। जैसे मान लीजिए अपन ने ले लिया AlCl3 तो ये बंद टूटेगा और ये Cl क्या करेगा, इसको लेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये तो Cl+ एक और दूसरा इसके साथ आ जाएगा AlCl4- के रूप में। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, इस बेंजीन वलय पर। ये हो गया अपने इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा अटैक करता है इस अभिक्रिया में, वो। चूँकि देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो रिएक्शंस होती हैं वो 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण, तीसरा होता है प्रोटॉन का विलोपन, जो अपने कक्षा 11 में विस्तार से ढंग से समझा रखा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि अपन ने कौन सा पढ़ा है स्टेप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है जो बेंजीन वाले पे अटैक करता है। अब 12वीं के हिसाब से NCERT के हिसाब से क्या चीज़ याद रखनी है, अपने को ये वाली बात याद रखनी है कि हेलोजनीकरण की बात करें और पर्टिकुलर उसमें यदि अपन बात कर रहे हैं क्लोरीनीकरण की, पर्टिकुलर यदि उसमें बात करें अपन किसकी, क्लोरीनीकरण की, तो इस प्रकार से देखो क्या होगा, क्लोरीन जुड़ेगा और ऑर्थो या फिर पैरा पर, और मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला प्रोडक्ट। तो ये अपने हो गया हेलोजनीकरण। यहाँ पे अपन Cl के स्थान पे ब्रोमीन भी ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ाएं। उसके बाद में है अपने नाइट्रीकरण, ले लिया होगा देखो। अब है नाइट्रीकरण, थोड़ा सा फिर मैं देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए अपन फिनॉल का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे क्या जाएगा OH, यहाँ पे क्या जाएगा OH, और उसके अकॉर्डिंग Cl जो होगा वो यहाँ पर और ऑर्थो पर, एक यहाँ पे और एक पैरा पे, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। मतलब सिमिलर रिएक्शंस आएंगी अब आगे वाले लेसन्स में। अगर अपने को ये 4 रिएक्शंस हेलोएरिन की ढंग से याद है तो उनकी रिएक्शंस को याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। देखिए अब नेक्स्ट नाइट्रीकरण।
सेकेंड टाइप रिएक्शन है अपने नाइट्रीकरण। देखिए हेलोएरीन की संरचना इस प्रकार से बना दीजिए। सबसे पहले भाई ये तो ले रहे हैं, इसी की तो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपन। नाइट्रीकरण में अपन देखो अभिक्रिया करवाते हैं कंसनट्रेट HNO3, ये लीजिए, और साथ में लेते हैं कॉन्सनट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3। तो इसमें देखो ये बनता है NO2+, ये बनता है इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। कौन सा बनता है? NO2+ इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है इस प्रकार से। और ये NO2+ जो होता है इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर उड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं, ये लीजिए, X के स्थान पे आप Cl ही मान के चलो। यहाँ पे अपन क्लोरोबेंजीन के रेस्पेक्ट में अपन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, ये लीजिए। तो यहाँ पे एक बार ये बन गया और दूसरी बार इसकी पैरा पोजीशन पर आ गया। अब इनमें से मेजर कौन सा होगा? ये वाला। इसका नाम देखो क्या होगा, यदि अपन नामकरण करें तो बेंजीन के रेस्पेक्ट में करेंगे। एक क्लोरीन है, एक नाइट्रो है, तो ये C से स्टार्ट हो रहा है, ये N से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 और ये 2 आ गया। तो नाम हो गया 1 क्लोरो 2 नाइट्रो। उसके बाद में जो रह गया, क्या रह गया भाई? बेंजीन ही रह गया। तो ये लो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। और इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो NO2 समूह 4th पोजीशन पर है, तो 4 नाइट्रो, और ये अपने नाम आ गया बेंजीन। तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। मेजर कौन सा होगा? ये वाला। अब देखो इसकी कॉम्पिटिटिव अप्रोच की बात करें कि यहाँ पर NO2+ किस प्रकार से बनता है, तो वो भी अपन समझेंगे। देखो यहाँ पर एक तो है HNO3 और एक है H2SO4। तो ये किस प्रकार से बनाता है? तो देखिए H2SO4 की यदि अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, OH और ये OH। और HNO3 की यदि अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर इस प्रकार से OH N डबल बॉन्ड O, और ये लीजिए, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हो जाती है HNO2 की। ये जो H है सल्फ्यूरिक एसिड, वो अपना H देता है और ये अपना OH। तो ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के आधार पे जो अपना H+ देगा उसको अपन क्या कहेंगे? ब्रोंस्टेड एसिड। और जो OH देगा वो क्या कहलाएगा? ब्रोंस्टेड बेस। तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2O, इस प्रकार से, ठीक है ना। और यहाँ से जब OH माइनस जाएगा तो ये बंद अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो किस प्रकार से देखो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे अपने बन जाएगा, और ये H इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, तो ये बन गया अपने HSO4 माइनस प्लस H2O प्लस NO2 पॉजिटिव चार्ज, ये लीजिए। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है वो क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ता है। तो ये एक विशेष बात है। हालांकि 12th के हिसाब से अपने को इतना ही याद रखना है कि नाइट्रीकरण करवाया, HNO3 लिया, H2SO4 लिया, और ये अपने को प्राप्त हो गया प्रोडक्ट, बस इतना। कंपटीशन के हिसाब से यदि अपन देखें तो इसमें NO2+ जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है वो अटैक करता है। अब उसमें भी जो HNO3 है वो वैसे तो एसिड होता है, लेकिन H2SO4 के रेस्पेक्ट में वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा। और H2SO4 है, सबसे प्रबल अम्ल है, वो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा, और इस प्रकार से ये बना लेगा। तो ये अपने हो गया नाइट्रीकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड टाइप रिएक्शन है अपने सल्फोनीकरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लिया होगा आपने। देखो नेक्स्ट है अपने सल्फोनीकरण। थर्ड टाइप रिएक्शन है अपने सल्फोनीकरण। देखिए हेलोएरीन की अपन बात करते हैं इस प्रकार से। क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं H2SO4 के 2 अणुओं के साथ, ये लीजिए। और यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3 अटैक करेगा, ये ध्यान रखना। इस अभिक्रिया में न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। बहुत कम रिएक्शंस हैं जिनमें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जैसे सल्फोनीकरण है, राइमर-टीमान अभिक्रिया है, उनमें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो फिर देखो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? Cl
अब ये SO3 समूह जब जुड़ता है, इसकी मैकेनिज्म में एक पार्ट आता है, तो इसी का जो H है वो यहाँ पर SO3 माइनस के रूप में हो जाएगा और वो H ट्रांसफर होके, मतलब H विलोपित ना होकर के इसी के साथ जुड़ जाता है और तो ये बना लेता है इस प्रकार से SO3H। तो दिखता तो अपने को SO3H जुड़ा हुआ है, जबकि एक्चुअल में अटैक कौन करता है? SO3 इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। इसी प्रकार से पैरा पोजीशन वाला भी बन जाएगा Cl और ये अपने हो गया SO3H, ठीक है। SO3H देखिए मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? ये तो हो गया 1 और ये हो गया 2, इसी प्रकार ये हो गया 1 और ये हो गया अपने 2, तो इसका नाम क्या हो गया? देखो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन, सॉरी ये पोजीशन क्या कहलाएगी? 4, तो ये अपने हो जाएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये लीजिए 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल इस प्रकार से। और मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है ना। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? SO3 इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसमें देखो क्या होता है, H2SO4 प्लस H2SO4 दो अणु हैं, रिएक्ट करेंगे आपस में, एक बनाएगा HSO4 माइनस प्लस एक बन जाएगा इसमें SO3 और एक बन जाएगा अपने H3O प्लस। तो ये SO3 जो होता है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है और वो अटैक करता है अपने इस बेंजीन वलय पर और क्या बन जाता है? SO3H इस प्रकार से। तो ये अपने हो गई सल्फोनीकरण की अभिक्रिया, किसमें? क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने को इतना ही याद रखना है, ये केवल एक नॉलेज पर्पज से है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा अटैक करता है, ठीक है ना। ये लीजिए। अब बात करते हैं अपन इसके बाद में फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया की। उतार लिया होगा आपने फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, देखिए फोर्थ टाइप रिएक्शन है अपने फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसको देखो दो प्रकार की होती है, FC रिएक्शन शॉर्ट में अपन कह सकते हैं। ये लीजिए, तो ये दो प्रकार की है। एक तो है अपने फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण और एल्काइलेशन जिसको अपन कह सकते हैं, और दूसरा है अपने फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण या असाइलेशन। ये लीजिए, ठीक है ना। इसको फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कह सकते हैं, दो प्रकार से होती है मतलब। अब ये देखो समझना किस प्रकार से है। जब बेंजीन वलय पर एल्किल समूह जुड़ता है तो उसको अपन बोलेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, और जब बेंजीन वलय पर असाइल समूह जुड़ेगा, असाइल समूह मतलब ये वाला COCH3, ये वाला समूह जुड़ेगा तो उसको अपन बोलेंगे एसिलीकरण, और जब एल्किल समूह जुड़ेगा तो उसको अपन क्या कह देंगे? एल्किलीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो समझना, जैसे मान लीजिए अपन ने क्लोरोबेंजीन का उदाहरण लिया Cl प्लस इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ RX, और यहाँ पर अपन लेते हैं लुईस एसिड लेंगे ALX3, X मतलब इसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन निर्जल ALX3, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये टूटेगा और इसमें R प्लस जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, इस प्रकार से Cl और यहाँ पे R आ गया और दूसरा आ गया अपने Cl और ये पैरा पोजीशन पर R आ गया। अब देखो समझना, यदि यहाँ पर CH3 ले रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3, यहाँ पर C2H5 ले रखा है R की जगह पर तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? C2H5 और C2H5, ठीक है ना। और यदि फिर मान लीजिए 3 कार्बन वाला ले रखा है तो फिर उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन जब बनेगा तो वहाँ पर यदि पुनर्विन्यास संभव है, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल देन टेक प्लेस, मतलब पुनर्विन्यास यदि संभव है तो वहाँ पर होगा। तो ये लीजिए पुनर्विन्यास,
ठीक है ना, रीअरेंजमेंट इसको अपन मैं बोल देता हूँ। ये लीजिए, यदि रीअरेंजमेंट संभव है तो वहाँ पर फिर पुनर्विन्यास होगा। तो एक कार्बन 2 कार्बन तक तो पुनर्विन्यास होगा नहीं, लेकिन जैसे ही कार्बन की संख्या 2 से ज़्यादा है तो फिर अपने को प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होगा, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है ये R+, वो किस हिसाब से अटैक करेगा, वो अपन कार्बोकैटायन के पुनर्विन्यास से देखेंगे। जो ज़्यादा स्टेबल होगा फिर वो कार्बोकैटायन बेंजीन वाले पर अटैक करेगा। लेकिन बात करें केवल अपने 12वीं बोर्ड या 12th बोर्ड या NCERT के हिसाब से, तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे CH3, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा CH3 और CH3 इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ऐसे ही बात करें अपन फ्रिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण की, तो देखिए इसमें क्या होगा, ये लीजिए Cl, और अपन ने एक एसिटिल क्लोराइड का सिंपल उदाहरण ले लिया CH3COCl, क्या बोलेंगे इसे, एसिटिल क्लोराइड। ये लीजिए एसिटिल क्लोराइड, ये लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा समूह जुड़ेगा, ये वाला प्लस समूह ये होगा, और ये जुड़ेगा कहाँ पे, इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ देते हैं और दूसरी बार जो है वो इसकी अपन पैरा पोजीशन पर जोड़ देते हैं। ये लीजिए, ठीक है ना। इसको अपन बोलेंगे, जैसे ये हो गया अपने 1 और ये हो गया 2, तो इसको अपन बोलेंगे 2 क्लोरो, और इस पूरे क्लोरीन को छोड़ करके पूरे का नाम होगा एसिटाफिनॉन, एसिटाफिनॉन 2 क्लोरो एसिटाफिनॉन। और इसकी यदि अपन बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3 और 4, तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरो एसिटाफिनॉन। ये लीजिए, ठीक है ना। इसको समझने के लिए देखो मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ यहाँ पे, एक बार इसको उतार लीजिए आप, फिर मैं लिखवाता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब इसको अपन कहते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं एसीटोन। यदि यहाँ पर एक बेंजीन वलय हो तो C6H5COCH3 हो, तो इसको अपन बोलते हैं एसिटाफिनॉन, और दोनों तरफ C6H5 हो कार्बोनाइल समूह के, तो उसको अपन बोलते हैं बेंजोफिनॉन। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, ये वाली, तो इसको अपन ने क्या नाम दिया, एसिटाफिनॉन। क्लोरीन उसके रेस्पेक्ट में नाम दे दिया जाएगा, साधारण तरीके का नाम है। इस तरीके से ये हो गया अपने फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी हो गई कंप्लीट। तो ये अपने 4 प्रकार की रिएक्शंस हो गई, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो हैलोजनीकरण में अपन ने हैलोजन समूह को जोड़ा, नाइट्रीकरण में NO2 समूह को जोड़ा, सल्फोनीकरण में SO3 समूह को जोड़ा, लेकिन प्रोडक्ट में क्या बना, SO3H। फ्रिडेल क्राफ्ट में अपन ने क्या जोड़ा, 2 प्रकार की हो गई, एल्किलीकरण में एल्किल समूह को जोड़ा गया, और एसिलीकरण में एसाइल समूह COCH3 समूह को उसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जोड़ा गया। और इन सब में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है ना। तो ये तो अपने हो गई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ऐसी रिएक्शंस ही अपन पढ़ेंगे फिनॉल में, अपन पढ़ेंगे एनिलीन में, अपन पढ़ेंगे एल्किल एरिल बेंजीन में, लेकिन उनमें थोड़ा सा जो अंतर होगा वो अपने आप में क्या होगा, फिर इम्पोर्टेंट होगा, और उस रिएक्शन को अपन और भी ढंग से पढ़ेंगे। ये तो अपने 4 प्रकार की रिएक्शंस हो गई हेलो एरीन में। अब अपन पढ़ते हैं, देखो हेलो एरीन में एक प्रश्न पूछा गया था फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया से, तो वो अपन समझते हैं किस प्रकार से है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसमें एक बार देखिए क्या है, 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था। हेलो एरीन जो है इस प्रकार से है, इसकी CH3Cl के साथ अभिक्रिया करवाई, और यहाँ पे दे रखा था निर्जल AlCl3, और अपने से पूछा गया था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्ज़ाम 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखो इसका हल क्या होगा,
देखने से ही आपके कंप्लीट जो कहानी है वो सारी समझ में आ रही होगी कि ये केस है अपने फ्रिडेलक्राफ्ट। ये कंडीशन आ गई तो ये कौन सी अभिक्रिया है, कंडीशन से अपन पहचानेंगे भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कंडीशन है तो ये फ्रिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया से बिलोंग कर रही है। और यहाँ पर CH3 एल्किल समूह दे रखा है तो ये फ्रिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण से संबंधित है। यहाँ पे उस जगह पर क्लोरीन दे रखा था तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा Cl, ठीक है, और CH3 एक बार यहाँ पे और दूसरी बार CH3 इसकी पैरा पोजीशन पर Cl और ये CH3। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जब बेंजीन वलय पर CH3 समूह होता है तो उसको अपन कहते हैं टालुइन। जब बेंजीन वलय पर CH3 समूह होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, टालुइन। तो इसकी जब ऑर्थो पोजीशन, अब जैसे ये टालुइन हो गया, अब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरो, साधारण नाम ही ऑर्थो क्लोरो टालुइन। इसी प्रकार इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो टालुइन। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट हो गया। और इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था 2019 में, मतलब फ्रिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया से भी प्रश्न कभी कभार पूछ लिए जाते हैं हेलोएरिन में। ठीक है ना, वैसे फिनॉल में तो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं ये। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।